गुड मॉर्निंग। सो डोमिनेंट कास्ट के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज डोमिनेंट कास्ट। ओके, लेट्स सी द सिलेबस हियर। सी इन सेक्शन 3.2 में वी हैव कंप्लीटेड स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ना एंड कास्ट। ओके, देन थेरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए एंड नाउ दिस इज द थर्ड टॉपिक दैट इज डोमिनेंट कास्ट। ओके, सो इसको आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डोमिनेंट कास्ट। सी हियर इन 2020 में क्वेश्चन नंबर 5C। ओके, 2020 क्वेश्चन पेपर में अभी रिसेंटली 3 साल पहले 2020 में क्वेश्चन नंबर 5C। सो सिंपली यहाँ पर दे हैव आस्क्ड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमिनेंट कास्ट। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट पूछा है। नाउ यू सी द सेकंड एग्जाम्पल दैट इज 2014 में क्वेश्चन नंबर 3A। ओके, 2014 में क्वेश्चन नंबर 3A, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट एंड एग्जामिन इट्स रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडियन विलेज विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, सो पहले डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट पूछा है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट डोमिनेंट कास्ट, और सेकंड पार्ट है एग्जामिन इट्स रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडियन विलेज विथ सुटेबल एग्जाम्पल। सो अभी उसका इंडियन विलेजेस में क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो पूछा है। ओके, सो लास्ट क्लास में वी आर स्टडीड अबाउट वर्ना और कास्ट का हम लोगों ने पढ़े थे। ओके, सो कास्ट सिस्टम इंडिया में कैसे ओरिजिनेट हुआ, व्हाट आर द थेरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, वर्ना और कास्ट में क्या डिफरेंसेस है। सो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से कास्ट सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट होता है। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैड कंप्लीटेड। नाउ यू सी हियर, अभी जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जांपल यू सी हियर आई एम गोइंग टू राइट हियर द टॉपिक्स लाइक डोमिनेंट कास्ट। ओके, सो द टॉपिक लाइक डोमिनेंट कास्ट है। देन देर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज संस्कृताइजेशन। ओके, है ना, संस्कृताइजेशन है, डोमिनेंट कास्ट है, संस्कृताइजेशन है। देन देर इज जजमानी सिस्टम है, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, जजमानी सिस्टम। देन इंटरकास्ट और इंट्राकास्ट सॉलिडेरिटी। सो ऑल दिस टॉपिक्स है ना, सो ये जो टॉपिक्स है, दिस टॉपिक्स आर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। सो कास्ट के बेसिस पर ही ये सब टॉपिक्स डिपेंडेंट है ना। सो कास्ट का बेसिक्स तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब ये सब जो टॉपिक है, दिस टॉपिक्स आर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द कास्ट स्टडीज इन इंडिया। ये सारे टॉपिक्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कास्ट सिस्टम और कास्ट स्टडीज से ही रिलेशन है। ओके, सो संस्कृताइजेशन है, जजमानी सिस्टम है, ये सब तो हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। सो आज डोमिनेंट कास्ट कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ओके, सी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, कॉन्सेप्ट्स लाइक डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, जजमानी सिस्टम, दिस कॉन्सेप्ट्स आर नॉट थियोरेटिकल ओनली, है ना। सो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है ये कॉन्सेप्ट, सो प्रैक्टिकली भी विलेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, इफ़ यू गो टू इंडियन विलेजेस एंड स्टे देयर फॉर फ्यू डेज, देयर यू विल फाइंड आउट कि डोमिनेंट कास्ट विलेजेस में अभी भी डोमिनेंट कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। संस्कृताइजेशन प्रोसेस अभी भी विलेजेस में होता है ना। ऑल्दो संस्कृताइजेशन प्रोसेस का जो इंटेंसिटी है दैट हैज़ गॉट वीक बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ मॉडर्न फोर्सेस, बट स्टिल संस्कृताइजेशन प्रोसेस होता है इंडिया में सम विलेजेस में। ओके, अभी भी एग्जिस्ट करती है। देन जजमानी सिस्टम, सो ये सिस्टम भी कास्ट के बेसिस के ऊपर ही है, जिसमें एक कास्ट दूसरे कास्ट को सर्विस प्रोवाइड करती है। सो स्टिल अभी भी विलेजेस में जजमानी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ओके, अब जैसे हम लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं या फिर मॉडर्न सिटीज़ में रहते हैं, सो अभी वर्क का डिफ्रेंसिएशन हो गया है। डिफरेंट पीपल्स आर कमिंग इन टू द डिफरेंट वर्क्स। अब कास्ट बेसिस के ऊपर वर्क नहीं रहा है ना, लोगों ने अपने ऑक्यूपेशंस चेंज कर दिए हैं, नए तरह के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो गई है। सो इसके वजह से कास्ट बेसिस पर जो ऑक्यूपेशन डिपेंडेंट थे वो वीक हो गए, बट स्टिल कुछ इंडिया के विलेजेस में अभी भी जजमानी सिस्टम, मतलब कास्ट बेसिस पर सिस्टम जो है जजमानी, वो अभी भी इंडिया में आइडेंटिफाई होता है। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है
ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, दिस कॉन्सेप्ट स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया प्रैक्टिकली। ओके, सो ये इसका रेलेवेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को या आप लोगों को ऐसा लगेगा कि वाई आर वी स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट आर वेरी थ्योरेटिकल। ऐसा नहीं है। डोमिनेंट कास्ट का अभी भी आपने इंडिया में देखे होंगे कि वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोकल एरियाज को डोमिनेंट कास्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें इंडिया में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है। ओके, सो सिलेबस हम लोगों ने देख लिए, राइट? वी हैव ऑल्सो सीन द क्वेश्चंस। नाउ this is like extension of the caste studies in India. Now let's begin with our topic, that is dominant caste. Okay, so first thing is, now you tell me कि caste system का जो dominant caste का concept है वो किसने दिया? The concept of dominant caste is given by M.N. Srinivas, Mysore Narasimhachar Srinivas, very important personality, M.N. Srinivas, very important personality in Indian sociology. So he was a sociologist and he was also social anthropologist. So village की study में M.N. श्रीनिवास का बहुत contribution है और especially caste studies में। Okay, so M.N. श्रीनिवास का caste studies में बहुत contribution है। Okay, so कास्ट स्टडीज तो एक्चुअली दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ने भी कंडक्ट की है, बट द डिफरेंस बिटवीन कास्ट स्टडीज कंडक्टेड बाय M.N. श्रीनिवास एंड अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज दैट, फर्स्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि नाउ यू सी हियर, एक साइड में M.N. श्रीनिवास है, ओके, और दूसरे साइड में you see other anthropologists. So what is the difference between the studies conducted by M.N. Srinivas and other anthropologists? Okay, see ये सब differences ध्यान में रखा करो, ये सब conceptual differences आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर इंटरव्यू पैनल में अगर कोई अगर मेंबर है जिनको सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, सो वो लोग ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। दे विल नॉट आस्क यू कि M.N. श्रीनिवास ने कौन सा बुक लिखा है या फिर M.N. श्रीनिवास ने कौन से ईयर में कौन सा किताब पब्लिश किया है, बट दे विल आस्क यू कंसेप्चुअल डिफरेंस कि दूसरे सोशियोलॉजिस्ट ने जो स्टडीज़ कंडक्ट की है और M.N. श्रीनिवास का जो स्टडी है कास्ट बेसिस के ऊपर, सो उसमें कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या है। सी फर्स्ट थिंग इज कि M.N. श्रीनिवास जो है ही फोकस्ड मोर ऑन फील्ड स्टडी। सो व्हाट ही सेड कि अगर सोसाइटी में स्पेशली इंडियन विलेजेस में if you want to collect the first hand data and if you want to know the actual ground report, so you must do field study. Okay, field study का मतलब क्या होता है? You must go there, stay with the village people, stay with the those caste जिनके बारे में तुमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है या फिर ट्राइबल से जिनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। सो जब तक हम लोग फील्ड स्टडी कंडक्ट नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द डेटा इन अ प्रॉपर वे, है ना। सो फील्ड स्टडी से ज़्यादा प्रॉपरली ग्राउंड की रियलिटीज़ पता चलती है एंड वी कैन कलेक्ट द फर्स्ट हैंड डेटा रादर देन डिपेंडेंट ऑन द बुक्स। सो ही इनकरेज्ड फील्ड स्टडी इन द सोशियोलॉजी। ओके, सेकेंड important thing is that is related to caste studies and he said कि इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो उतना रिजिड नहीं है जितना इसको पोर्ट्रे किया गया है। लिसन वेरी केयरफुली, नॉट एज रिजिड एज इट इज पोर्ट्रेट। सो जैसे दूसरे सोशियोलॉजिस्ट ने इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है उसको बहुत रिजिड पोर्ट्रे किया है ना, कि इंडिया का कास्ट सिस्टम जो है बहुत रिजिड है, इंडिया के कास्ट सिस्टम से दूसरे एक कास्ट से दूसरे कास्ट में एंट्री उतना इजी नहीं है, इंडिया का कास्ट सिस्टम बाहर की लाइफ को एक्सपोज नहीं है ना, इट इज़ वेरी स्मॉल ग्रुप, एंडोगैमस है और रेस्ट्रिक्टेड है और बहुत क्लोज है। सो M.N. श्रीनिवास सेज कि ऐसा नहीं है, इंडियन कास्ट सिस्टम इट इज़ नॉट एज रिजिड एज इट इज़ पोर्ट्रेड बाय अदर सोशियोलॉजिस्ट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू M.N. श्रीनिवास ही अंडरस्टूड द कास्ट सिस्टम इन ए डायनामिक वे। सो ही सेड कि इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो डायनामिक है, मतलब उसमें चेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत फिक्स है और वो बहुत रिजिड है। कंपेयर टू द अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट, M.N. श्रीनिवास सेड
कि इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है जैसे इसको पोर्ट्रे किया गया है। यहाँ पर डायनामिज्म है, इंडिया के कास्ट सिस्टम में भी डायनामिज्म है। इट मीन्स सोशल चेंज के प्रॉस्पेक्ट्स है। सो कैसे? सो ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। ओके, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे संस्कृताइजेशन। सो व्हाट हैपेंस इन संस्कृताइजेशन, यहाँ पर भी लिखा है ना, संस्कृताइजेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन? अभी इसको 2 मिनट में समझ लो। इट मीन्स व्हाट, कि संस्कृताइजेशन में क्या होता कि लोअर कास्ट इट ट्राइज टू बिकम लाइक अपर कास्ट। व्हाट डज इट मीन इट ट्राइज टू बिकम लाइक अपर कास्ट, है ना? सो एक्चुअली क्या होता, अपर कास्ट के जो बिहेवियर है वो अपर कास्ट के बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल द फूड दैट अपर कास्ट पीपल आर ईटिंग, द क्लॉथ्स दैट द अपर कास्ट पीपल आर वियरिंग, है ना, द बुक्स दैट दे आर रीडिंग, द कल्चर्स दैट दे आर फॉलोइंग, द लैंग्वेज दैट द अपर कास्ट पीपल आर स्पीकिंग, सो द रिचुअल्स दैट द अपर कास्ट पीपल आर फॉलोइंग। सो इन सब चीज़ों को लोअर कास्ट के लोग इमिटेट करने की कोशिश करते। People from the lower caste try to imitate the behavior of upper caste people. क्यों वो लोग imitate कर रहे हैं? Because they want to raise their social status. Because they want to raise their social status. अगर imitate करने से social change हो सकता है, इसीलिए वो लोग lower caste के लोग upper caste का जो behavior है उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रहे, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे, बिकॉज दे वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। सो डू यू नॉट थिंक दैट इज इट ए मोबिलिटी? इज इट नॉट ए मोबिलिटी? यस, ऑफ कोर्स। एक कास्ट दूसरे कास्ट के बिहेवियर को इमिटेट करके अपना सोशल स्टेटस चेंज करने की कोशिश कर रही है। सो इज इट नॉट ए डायनामिज्म? Yes, it is not. Yes, it is a dynamism, right? So here M.N. Srinivas said कि कास्ट सिस्टम रिजिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृताइजेशन प्रोसेस है जिसमें लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के बिहेवियर को इमिटेट कर रहे हैं और वो लोग अपना सोशल स्टेटस हाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट द M.N. Srinivas said कि, and the third important point is he also understood the caste in terms of power, in terms of status, or in terms of wealth. Okay, see how many dimensions M.N. Srinivas is trying to cover. पहले कास्ट सिस्टम को बहुत क्लोज कंसिडर किया जाता था, बट ही सेड कि कास्ट सिस्टम में डायनामिज्म है और कास्ट सिस्टम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, बट पावर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कास्ट, right? Wealth is associated with the caste, or status is also associated with the caste. So your status depends on the caste to which you belong, है ना? तुम्हारा सोसाइटी में सोशल स्टेटस भी कास्ट के बेसिस के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना? सो अर्लियर कास्ट सिस्टम इट वाज स्टडीड ओनली फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, बट राइट नाउ caste system we are also studying from political and economic point of view, right? So this is the difference between the studies conducted by M.N. Srinivas and other sociologists and anthropologists. Okay, the main idea here is कि M.N. Srinivas ने caste system को एक broader perspective दिया और caste system को different तरीके से उसका application बताया कि कास्ट सिस्टम का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है और कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो कास्ट सिस्टम से जुड़े हुए। सो द कॉन्सेप्ट्स लाइक डोमिनेंट कास्ट है और ये संस्कृताइजेशन है। अगर M.N. श्रीनिवास नहीं रहते सो प्रोबेबली वी वुड नॉट हैव रेड दिस कॉन्सेप्ट्स। सो दिस टर्म्स लाइक संस्कृताइजेशन है और डोमिनेंट कास्ट है, दिस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय M.N. श्रीनिवास इन इंडियन सोशियोलॉजी, है ना? सो as a sociology and anthropology student you must be thankful to M.N. Srinivas, otherwise संस्कृताइजेशन, सी कितना बढ़िया टर्म है संस्कृताइजेशन, इट वॉज नेवर इन वोकेबुलरी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। सो ये टर्म्स M.N. श्रीनिवास ने इंट्रोड्यूस किए, अगर वो नहीं रहते तो प्रोबेबली वी वुड नॉट हैव रेड दिस कॉन्सेप्ट्स लाइक डोमिनेंट कास्ट एंड संस्कृताइजेशन, राइट? सो दिस वी हैव सीन कि M.N. श्रीनिवास और दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है। वी हैव ऑल्सो टिल नाउ
सीन दी पास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़े थे. नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग वी विल स्टार्ट आवर मेन कॉन्सेप्ट दैट इज डोमिनेंट कास्ट. सो अभी इसको मिटा देते हैं हम लोग एंड वी विल बिगिन विथ आवर टॉपिक दैट इज डोमिनेंट कास्ट. So now let's move towards the second important discussion that is कि dominant caste का concept कैसे existence में आया. Okay, so till now what we have said कि the concept of dominant caste is given by M.N. Srinivas. Okay, see M.N. Srinivas, he conducted a field study. M.N. Srinivas, he conducted a study in the Mysore called as Rampura village. Okay, मैसूर में एक village है and that village is called as Rampura. So Rampura में he studied this village and he identified कि रामपुरा में there are several caste. वहाँ पर बहुत सारे caste थे but one particular caste that is known as Vokalinga. This caste it was dominant and it has influence over the other caste. So what I have said कि श्रीनिवास ने मैसूर में रामपुरा विलेज में स्टडी कंडक्ट किया. वहाँ पर देर वेर सेवरल टाइप्स ऑफ कास्ट बट आउट ऑफ ऑल द कास्ट वोकलिंगा कास्ट इट वॉज डोमिनेंट. ओके, सो हाउ दिस वोकलिंगा कास्ट इट वॉज डोमिनेंट? इट वॉज डोमिनेंट बिकॉज it has a population of nearly half of the total population and second important thing कि इन लोगों के पास land resources था, है ना. what I have said कि Vokalinga caste it was dominant over the other caste but why it was dominant? because उनकी population ज़्यादा थी. their population it was nearly around half of the total population and they also have land. okay, so ये दो चीज़ों के वजह से वोकलिंगा कास्ट इट वॉज डोमिनेंट. ओके, सो उसके बाद में ये सब स्टडी करने के बाद में ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन दी रिसर्च पेपर कॉल्ड एज डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा 1959. सो दैट वाज हिज रिसर्च पेपर डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा. सो 1959 में ये वर्क उन्होंने पब्लिश किए M.N. श्रीनिवास ने, है ना. सो ये वर्क उन्होंने पब्लिश किए एंड ही आइडेंटिफाइड 4 क्राइटेरिया फॉर द इमर्जेंस ऑफ एनी कास्ट एज अ डोमिनेंट कास्ट. ओके, सो नाउ यू लिसन केयरफुली कि M.N. श्रीनिवास ने 4 क्राइटेरियाज दिए कि जिस क्राइटेरिया के वजह से, जिन एलिमेंट्स के वजह से कोई कास्ट डोमिनेंट कास्ट हो सकती है. ओके, एनी पर्टिकुलर कास्ट कैन इमर्ज एज अ डोमिनेंट कास्ट. सो फर्स्ट थिंग ही सेड कि न्यूमेरिकल प्रिपोंडेरेंस. अगर किसी कास्ट की पॉपुलेशन उस लोकल एरिया में या विलेजेस में या जिस भी रीजन की हम लोग बात करें, अगर वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, इट नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, तो वो कास्ट कैन इमर्ज एज अ डोमिनेंट कास्ट. ओके, न्यूमेरिकल प्रिपोंडेरेंस. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ द कास्ट इज wielding economic and political power. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर. सो अगर उस कास्ट के पास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है, इफ द कास्ट wields इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इन द लोकल रीजन, सो देन दैट कास्ट कैन इमर्ज एज अ डोमिनेंट कास्ट. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ही सेड कि थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इट इज ऑल अबाउट रिचुअल स्टेटस. ओके, सो इट सेज कि रिचुअल स्टेटस जो है, दैट रिचुअल स्टेटस शुड नॉट बी टू लो इन दी लोकल कास्ट हायरार्की. शुड नॉट बी टू लो, बहुत ज़्यादा लो नहीं रहना चाहिए. इट शुड बी फेयरली हाई. इट शुड बी फेयरली हाई. रिचुअल स्टेटस शुड नॉट बी टू लो इन द लोकल कास्ट हायरार्की. सो रिचुअल स्टेटस फेयरली हाई भी है तो चल जाएगा. ओके, सी रिचुअल स्टेटस मतलब क्या? रिचुअल स्टेटस मतलब द टाइप ऑफ क्लॉथ्स दैट द पर्टिकुलर कास्ट वियर्स. उन लोगों के फूड हैबिट्स, जिस तरह का उन लोगों का कल्चर है, जिस तरह के रिचुअल्स वो लोग फॉलो करते, द लैंग्वेज दैट दे स्पीक, है ना, द लैंग्वेज दैट दे स्पीक, और उसके बाद में म्यूज़िक है, ये सब चीज़ें रिचुअल स्टेटस में आती है. सो रिचुअल स्टेटस लोकल रीजन में बहुत ज़्यादा लो नहीं रहना चाहिए. अगर वो फेयरली हाई भी है
still that caste can emerge as a dominant caste. And fourth important criteria is related to education and occupation. So अगर उस particular caste के member, उन लोगों ने अगर education receive किया है and they are into the better occupation, उन लोगों का occupation भी अच्छा है, so then that caste can emerge as a dominant caste. So fourth important criteria is Western and non-traditional education. Western and non-traditional education, right? So ये चार क्राइटेरियाज, चार एलिमेंट्स श्रीनिवास ने दिए हैं कि जिस एलिमेंट्स के बेसिस पे कोई कास्ट डोमिनेंट कास्ट इमर्ज हो सकती है, राइट? सो दिस 4 एलिमेंट्स यू मस्ट रिमेंबर: न्यूमेरिकल प्रिपोंडरेंस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, थर्ड वन इज रिचुअल स्टेटस शुड नॉट बी टू लो, फोर्थ वन इज उस कास्ट के मेंबर ने एजुकेशन अगर अच्छा रिसीव किया है एंड दे आर इनटू द बेटर ऑक्यूपेशन, so then that caste can emerge as a dominant caste. Okay, now let me ask you a question कि is it possible कि ये चारों भी एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में प्रेजेंट रह सकते हैं? आर यू गेटिंग इट? व्हाट्स माई क्वेश्चन? आई सेड कि इज इट पॉसिबल कि ऑल 4 एलिमेंट्स ऑफ द डोमिनेंस आर प्रेजेंट इन वन कास्ट? इज इट पॉसिबल? इट इज फेयरली नॉट ऑलवेज पॉसिबल. ओके, सी ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि किसी एक कास्ट के पास ये चारों भी एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे. वन और द अदर कॉम्बिनेशन हमेशा दिखाई पड़ता है. किसी पर्टिकुलर कास्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकता है बट वो लोग इकोनॉमिकली वीक हो सकते हैं. किसी पर्टिकुलर कास्ट का रिचुअल स्टेटस हाई हो सकता है बट उनका पॉपुलेशन लो हो सकता है. किसी पर्टिकुलर कास्ट के पास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर हो सकता है बट उन लोगों की पॉपुलेशन कम है. सो इस तरह का वन और द अदर कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. ऑल द 4 एलिमेंट्स आर रेयरली आइडेंटिफाइड इन वन पर्टिकुलर कास्ट. और इन केस अगर ऐसा होता है, इफ ऑल 4 एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड इन वन पर्टिकुलर कास्ट, देन दैट कास्ट इज, M.N. श्रीनिवास बोलते हैं कि दैट कास्ट इज ए डिसाइसिवली डोमिनेंट. डिसाइसिवली डोमिनेंट, दैट कास्ट इज डिसाइसिवली डोमिनेंट. सो वो कास्ट डोमिनेंट है, बट एज वी हैव सेड कि ऐसा बहुत रेयरली होता है ना. सो ये 4 क्राइटेरियाज M.N. श्रीनिवास ने दिए हैं. आफ्टर दिस ही सेड कि इफ all the 4 criterias are present in only one caste, then that caste is a decisively dominant. But rarely it happens, one or the other combination is possible. The caste can have numerical preponderance, they can have more population compared to the other caste, but maybe their ritual status is low. Some caste may have higher ritual status but their population can be low, so one or the other combination is possible. So this is all about dominant caste जो M.N. श्रीनिवास ने एलिमेंट्स दिए है ना. सो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट M.N. श्रीनिवास ने दिया है. मैसूर में उन्होंने एक विलेज की स्टडी की है, रामपुरा. वहाँ पर बहुत सारे कास्ट थे बट वन पर्टिकुलर कास्ट दैट वाज वोकलिंगा, इट वाज डोमिनेंट क्योंकि वोकलिंगा कास्ट के पास पॉपुलेशन ज़्यादा थी और उनके पास लैंड थे. ये होने के बाद M.N. श्रीनिवास ने अपना पेपर पब्लिश किया, रिसर्च पेपर, डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, है ना, 1959 में. 4 एलिमेंट्स उन्होंने दिए एज वी हैव डिस्कस्ड. सो न्यूमेरिकल प्रीपोंडरेंस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, रिचुअल स्टेटस एंड वेस्टर्न एंड नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन, है ना. सो दिस इज अबाउट डोमिनेंट कास्ट. नाउ विल सी की व्हाट इज द रोल ऑफ डोमिनेंट कास्ट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ डोमिनेंट कास्ट. ये डोमिनेंट कास्ट का रोल क्या है? द थर्ड इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज व्हाट इज द रोल ऑफ डोमिनेंट कास्ट. क्या रोल है डोमिनेंट कास्ट का? What is the role of dominant caste? So first important role of dominant caste is that they act as a model for Sanskritization of lower caste. They act as a model for Sanskritization of lower caste. Okay.
संस्कृताइजेशन ऑफ लोअर कास्ट, एज वी हैव डिस्कस्ड शॉर्टली कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे, व्हाट इज संस्कृताइजेशन। इसमें क्या हो रहा है कि लोअर कास्ट दे आर ट्राइंग टू बिकम लाइक अपर कास्ट, है ना। सो डोमिनेंट कास्ट का क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर, दे एक्ट एज अ मॉडल फॉर संस्कृताइजेशन ऑफ लोअर कास्ट। लोअर कास्ट चाहती है कि वो डोमिनेंट कास्ट की तरह बने, है ना, जैसे हमारा भी कोई आइडियल रहता है, राइट, हम भी किसी की तरह बनना चाहते हैं। सो सेम हमारे पास भी जो मॉडल रहता है कि हम उनकी तरह बनना चाहते, वैसे ही डोमिनेंट कास्ट विलेज में दे एक्ट एज अ मॉडल फॉर संस्कृताइजेशन ऑफ लोअर कास्ट। सो लोअर कास्ट पीपल दे वांट टू बिकम लाइक अ डोमिनेंट कास्ट, सो वो लोग डोमिनेंट कास्ट को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। दे ट्राई टू इमिटेट द बिहेवियर ऑफ डोमिनेंट कास्ट, द कल्चर ऑफ dominant caste, the food that the dominant caste is eating, the clothes that the dominant caste people are wearing, right, the cultures that they are following, the rituals that they are following. So ये सब चीज़ें dominant caste की lower caste के लोग imitate करना start करते हैं because the people from lower caste they want to increase their social status. Okay, so this is important point. और इंडिया में संस्कृताइजेशन प्रोसेस बहुत सारे कास्ट का हो चुका है, जैसे लिंगायत्स है ना, साउथ इंडिया में वेलालास है। सो ये सब जो कास्ट है दे हैव अंडरगॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। ओके, सो संस्कृताइजेशन के ऊपर में तो एक सेपरेट क्लास हम लोग लेंगे, उसके एक वो संस्कृताइजेशन अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। ओके, सो राइट नाउ यू रिमेंबर दिस पॉइंट कि व्हाट इज द रोल ऑफ डोमिनेंट कास्ट, दे एक्ट एज अ मॉडल फॉर संस्कृताइजेशन ऑफ लोअर कास्ट पीपल। सो विलेजेस में जो भी डोमिनेंट कास्ट रहेंगी, लोअर कास्ट लोग उस डोमिनेंट कास्ट को कोशिश करते कि वो उनकी तरह बने। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डोमिनेंट कास्ट दे प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर कल्चर। सो डोमिनेंट कास्ट दे प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर कल्चर, दे एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑफ देयर कल्चर। वॉचडॉग इट मीन्स कि जो अपने कल्चर के ऊपर नज़र रख रहा है ना। सो अगर डोमिनेंट कास्ट का कल्चर जब फेड होने लगता है या फिर डोमिनेंट कास्ट के कल्चर के साथ किसी भी तरह का इंटरफेरेंस होता है, सो द पीपल फ्रॉम द डोमिनेंट कास्ट दे इम्पोज सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, दे इम्पोज सर्टन रूल्स रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर। सो इसीलिए यहाँ पर डोमिनेंट कास्ट का रोल बहुत स्ट्रांग है। वो उनका जो पर्टिकुलर कल्चर रहता है उस पर्टिकुलर कल्चर को वो लोग हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज सॉल्विंग द डिस्प्यूट। सो विलेज में जो कास्ट है, सो बोथ विलेज के डोमिनेंट कास्ट के मेंबर और नॉन डोमिनेंट कास्ट के मेंबर दे कम टू द डोमिनेंट कास्ट to solve their dispute. Okay, so both dominant caste और non dominant caste के member अपने disputes को solve करने के लिए dominant caste के पास जाते हैं, and because of being a dominant in that region, so जो सामने वाली कास्ट रहती है जिनका disputes solve करना है, so वो लोग भी dominant caste के decision को respect करते हैं और उनके decision को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी डोमिनेंट कास्ट का इंपॉर्टेंट रूल है विलेज एरिया में। सो दे हेल्प इन सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने देखे होंगे कि दे हैव इन्फ्लुएंस इन द लोकल पॉलिटिक्स। सो दे ऑल्सो हैव इन्फ्लुएंस इन द लोकल पॉलिटिक्स। सो लोकल पॉलिटिक्स में पंचायत भी आता है, लोकल पॉलिटिक्स में पंचायत भी आता है, और उसके अलावा अगर if you want to take the influence of dominant caste in a more broader way, so assembly के elections को भी dominant caste influence करते हैं, right? So for example कि जैसे पंचायत के इलेक्शन को तो वो लोग इन्फ्लुएंस करते ही है क्योंकि वो तो लोकल एरिया में है पंचायत, और वहाँ पर लोकल एरिया में ज़्यादा डोमिनेंस रहता है डोमिनेंट कास्ट का, राइट। बट जैसे कि असेंबली इलेक्शन है, सो उस लोकल एरियाज में पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ध्यान रखती है कि डोमिनेंट कास्ट के सेंटिमेंट्स को कभी हर्ट नहीं होना चाहिए। ओके, दे ऑलवेज ट्राई टू टेक केयर ऑफ द फीलिंग ऑफ डोमिनेंट कास्ट। सो पॉलिटिकल पार्टीज कौन से कैंडिडेट को इलेक्शन टिकट देना है,
डोमिनेंट कास्ट के कौन से डिमांड्स को फुलफिल करना है, डोमिनेंट कास्ट के कौन से चैलेंजेस को इलेक्शन के बाद में भी सॉल्व करना है। सो इन सब बातों का पॉलिटिकल पार्टीज भी ध्यान रखती है। सो पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द डिमांड्स ऑफ लोकल डोमिनेंट कास्ट, बिकॉज अल्टीमेटली मोस्टली डोमिनेंट कास्ट ही इलेक्शन में उन लोगों को सपोर्ट करती है, बिकॉज दिस डोमिनेंट कास्ट दे हैव रिसोर्सेस। सो सिंस द पॉलिटिकल पार्टीज वांट टू gain votes and resources for their elections and even for continuance of their political parties in the local areas after election, the members of political parties always take care of the dominant caste and their problems. Okay, so dominant caste का local politics में भी influence रहता है और थोड़ा सा ब्रॉडर वे में भी अगर डोमिनेंट कास्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा है, if they are spread over more than 1 or 2, 3, 4 districts, so they can also influence the assembly elections as well. Okay, so now you tell me कि ठीक है, डोमिनेंट कास्ट का तो हम लोगों ने रोल देख लिया कि डोमिनेंट कास्ट का विलेज एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. ओके, नाउ यू टेल मी कि व्हाट इज द यूज ऑफ concept of the dominant caste for us. Why are we studying the dominant caste? How the concept of dominant caste is helpful for us? See, as I have said कि जैसे कि dominant caste concept है, जजमानी सिस्टम कॉन्सेप्ट है, संस्कृताइजेशन भी एक कॉन्सेप्ट है, बट ये थेरोटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकली हमारे इंडिया में एक्सिस्ट करती है ये सब चीज़ें. एंड इफ़ वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स इन अ बेटर वे, सो वी कैन अंडरस्टैंड द विलेज लाइफ इन अ प्रॉपर वे, है ना. सो टू अंडरस्टैंड द विलेज लाइफ इन अ बेटर वे, सो टू अंडरस्टैंड द विलेज लाइफ इन अ बेटर वे, वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी मस्ट स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, जजमानी सिस्टम, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है संस्कृताइजेशन. सो इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द विलेज लाइफ इन अ बेटर वे. ओके, सो ये ठीक है, ये एक उसका एप्लीकेशन है. देन इसके बाद में व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि डोमिनेंट कास्ट का हमको हेल्पफुल क्या होगा. डोमिनेंट कास्ट का हमको हेल्पफुल ये है कि एक तो विलेज लाइफ वी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कास्ट रिलेटेड स्टडीज. ओके, कास्ट रिलेटेड स्टडी. सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड द कास्ट फ्रॉम ओनली कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू. जैसा हमने देखे कि कास्ट सिस्टम वी हैव स्टडीड फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, बट अब हम लोग कास्ट सिस्टम, कास्ट स्टडीज को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख रहे कि कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कास्ट इकोनॉमी को कैसे लोकल इकोनॉमी में उनका इन्फ्लुएंस रहता है. सो वी आर स्टडिंग द कास्ट फ्रॉम इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. वी आर वाइडनिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ कास्ट स्टडीज. इससे पहले भी सोशियोलॉजिस्ट ने कास्ट सिस्टम को बहुत रिजिड और बहुत क्लोज रखकर स्टडी किया, but now with the concept of dominant caste we are studying the caste from the different perspective. Okay, we are studying the caste from the politico economic perspective. So यहाँ पर हम लोग caste system का perspective ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं from the concepts like dominant caste, जजमानी system and संस्कृताइजेशन. Okay, so ये caste system का ये डोमिनेंट कास्ट का रोल है, द रोल प्लेड बाय द डोमिनेंट कास्ट. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट फॉर अस. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट. तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है ये कॉन्सेप्ट का. कैन यू गेस कि ये कॉन्सेप्ट का क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है. कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने डोमिनेंट कास्ट को, कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया है. सो इसका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है. एनी गेस, एनी आंसर फ्रॉम योर साइड, एनी आंसर फ्रॉम योर साइड. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग लेट मी टेल यू कि अभी तक हम लोगों ने कास्ट के बारे में बात किया, राइट. वी हैव टॉक्ड अबाउट कास्ट, बट वन फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एस.सी. दुबे, ही सेड कि हमेशा कास्ट ही डोमिनेट नहीं रह सकती. इट मे बी पॉसिबल कि इंडिविजुअल उस मेंबर,
उस कास्ट के मेंबर्स इंडिविजुअली भी डोमिनेंट रह सकते हैं. ओके, सो एस.सी. दुबे सेड इट इज नॉट दैट ऑलवेज कास्ट इज डोमिनेंट बट एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कास्ट कैन बी ए डोमिनेंट. ओके, सो अभी तक हमने ग्रुप की ही बात करी है ना. कास्ट एज अ ग्रुप है, तो अभी तक हम लोगों ने ग्रुप की बात की है, बट वी आर इग्नोरिंग द डोमिनेंस ऑफ इंडिविजुअल्स. सो एस.सी. दुबे सेज कि हमेशा कास्ट डोमिनेंट नहीं रह सकती, उस कास्ट के इंडिविजुअल मेंबर्स भी डोमिनेंट रह सकते. ओके, ये एक क्रिटिसिज्म हो गया. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एज वी हैव सेड कि न्यूमेरिकल प्रीपोंडरेंस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द इमर्जेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट एज अ डोमिनेंट कास्ट, है ना. सो वो 4 क्राइटेरियाज हम लोगों ने देखे थे. विद इन दैट वी हैव सेड फर्स्ट क्राइटेरिया कि न्यूमेरिकल प्रीपोंडरेंस कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डोमिनेंस, बट उसका क्रिटिसिज्म ये है कि इट इज नॉट ऑलवेज true that the numerical preponderance may be a criteria for emergence of a particular caste as a dominant caste. Okay, so because क्योंकि it is possible कि किसी लोकल एरिया में या विलेजेस में उस कास्ट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बट स्टिल दैट कास्ट इज नॉट डोमिनेंट. ओके, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिसोर्सेस नहीं है. सिर्फ पॉपुलेशन का ज़्यादा रहना उस कास्ट के डोमिनेंट स्टेटस को बनाए रखने के लिए ज़रूरी नहीं है. ओके, द मेयरली लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट बी अ रीज़न फॉर द डोमिनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट, है ना. जैसे महाराष्ट्र में मराठास है, तो उसी बेसिस के ऊपर वो लोग रिजर्वेशन मांग रहे थे. दे सेड कि पॉपुलेशन तो ज़्यादा है महाराष्ट्र में मराठास की, मराठास इट इज़ ऑल्सो डोमिनेंट कास्ट, बट व्हाट दे सेड कि जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है. बट लेटर तो वो कोर्ट के साथ उनकी अलग कंट्रोवर्सी है. इट इज़ हियर वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है कि सिर्फ उसका क्रिटिसिज्म ये है डोमिनेंट कास्ट के कॉन्सेप्ट का कि अगर सिर्फ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कास्ट डोमिनेंट हो सकती है. ओके, इट इज पॉसिबल कि उस कास्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा है बट स्टिल दैट कास्ट इज वीक इन अदर एरियाज, राइट. सो these are 3 important criticism. These are 2 important criticism, and the third important criticism is M.N. Srinivas says कि जो dominant caste रहती है it always tries to do good to its member, good to its members. Dominant caste always try to do good to its member from the lower caste या तो फिर other people, but it is not again always true. हो सकता है कि वो डोमिनेंट कास्ट में कुछ इंडिविजुअल मेंबर्स हो जो पहले अपना फ़ायदा देखे. ज़रूरी नहीं है कि कोई कास्ट अगर वो डोमिनेंट है तो वो सबके लिए अच्छा ही चाहेंगी, है ना. उन लोगों में भी फैक्शनलिज्म हो सकता है, उन लोगों में भी इंडिविजुअलिज्म हो सकता है, उन लोगों में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको सबसे पहले दे वांट टू डू गुड फॉर देमसेल्व्स. ओके, सो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट. ओके, सो लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स इन 5 minutes. फर्स्ट वी हैव सेड कि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट है वो M.N. श्रीनिवास ने दिए. फिर उसके बाद में उन्होंने विलेज स्टडी किए थे मैसूर में, रामपुर विलेज में, वहाँ पर वो कलिंगा कास्ट डोमिनेंट है. उसके बाद में उन्होंने 4 क्राइटेरियाज दिए कि कोई कास्ट पर्टिकुलर कास्ट डोमिनेंट कैसे हो सकती है. देन वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द डोमिनेंट कास्ट, तो वो विलेज में कौन से रोल प्ले कर सकती है. देन वी हैव सेड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डोमिनेंट कास्ट फॉर अस. वी सेड कि वी कैन अंडरस्टैंड विलेज लाइफ इन अ बेटर वे, वी कैन अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट स्टडी इन अ बेटर वे, एंड देयर आर सम क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्सेप्ट. एंड द क्रिटिसिज्म इज कि हो सकता है कास्ट हमेशा हम लोग डोमिनेंट नहीं बोल सकते, उस कास्ट में इंडिविजुअल मेंबर्स भी डोमिनेंट रह सकते. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि न्यूमेरिकल प्रीपोंडरेंस मे नॉट बी ऑलवेज रीजन फॉर अ पर्टिकुलर कास्ट टू इमर्ज एज अ डोमिनेंट कास्ट. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि M.N. श्रीनिवास सेड कि डोमिनेंट कास्ट ऑलवेज ट्राई टू डू गुड टू इट्स मेंबर, बट अगेन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग संस्कृताइजेशन पढ़ेंगे
और उसके बाद में जजमानी सिस्टम पढ़ेंगे. All the concepts that are associated with the caste we are going to study in the next classes. Okay, so with this I'm going to over this class, and thank you very much.